हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली ट्यूटोरियल्स का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। इसमें आप लोग सीखेंगे लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसके लिए अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद फर्दर हम टैली सॉफ्टवेयर पर देखेंगे कैसे लेज़र क्रिएट करना है और अंडर ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना पहले हमें सीखना होगा, उसके बाद ही हम आगे का वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वास्तव में टैली सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब तक आपको अंडर ग्रुप सिलेक्शन नहीं आता है तब तक आप प्रॉपर वे में लेज़र क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर पर अगर हमें लेज़र क्रिएट करना है तो क्या करना होता है। टैली सॉफ्टवेयर पर लेज़र क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, फिर जो कंपनी आपने क्रिएट की है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप कंपनी सेलेक्ट कर चुके होते हैं उसके बाद आप देखते हैं गेटवे ऑफ टैली आपको सामने दिखाई देता है। गेटवे ऑफ टैली में आप अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करते हैं। अकाउंट इन्फो सेलेक्ट करते ही यानी कि अकाउंट इन्फो पर जाते हैं और उसके बाद इंटर बटन दबा देते हैं। अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपको लेज़र्स ग्रुप्स वगैरह के बारे में दिखाई देता है। तो आपको लेज़र्स जो ऑप्शन उसमें आता है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लेज़र्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो लेज़र्स के क्रिएट करने, डिस्प्ले, एल्टर से संबंधित ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ आपको सिंगल लेज़र वाले सेक्शन में जाकर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे तो आपको लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन है। यहाँ आपको दिख रहा है सबसे पहले हमें लेज़र का नाम डालना होता है, नेम जहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लेज़र का नाम डालेंगे। अभी आपको मैं बताऊँगा कि लेज़र के नाम कैसे हम पता करते हैं, क्या होते हैं लेज़र के नाम और कैसे हम ढूंढें, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैसे पता चलता है कौन लेज़र का नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लेज़र का नेम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद एलियास, अगर उसका कोई उपनाम है, कोई दूसरा भी नाम है लेज़र का, तो वो भी आप नीचे वाले बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद आता है मैन काम अंडर ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल सेलेक्ट है, तो आपको ये देखना है कि आपका जो लेज़र है, लेज़र किस ग्रुप में जा रहा है, किस ग्रुप का लेज़र है। तो आपको वही अप्रोप्रिएट ग्रुप सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको अन्य ऑप्शन, संबंधित अन्य ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे इस समय कैपिटल है तो कैपिटल से संबंधित कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे इन्वेंटरी वैल्यूज़ आर इफेक्टेड, इससे क्या इन्वेंटरी वैल्यूज़ इफेक्ट होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि कैपिटल में ज़्यादातर रुपया या पैसा रहता है, रुपया रहते हैं जो हम बिजनेस में लगाते हैं किसी भी समय, स्टार्ट करते समय या बीच में कभी भी। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में वो एज अ कैपिटल आता है। तो कैपिटल से हमारे इन्वेंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो नो बना रहेगा। अब यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑनर के डिटेल हो जाएगा, या फिर जो भी पार्टनर है जिसने भी अमाउंट लगाया है कैपिटल के रूप में उसका डिटेल हो जाएगा। तो ये तो आपका एक लेज़र क्रिएशन स्क्रीन है, एक नॉर्मल लेज़र क्रिएशन स्क्रीन है। अलग अलग अंडर ग्रुप के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हमने एक सिंपल सा लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन देखा। अब हम जानते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस की मदद से, कुछ एग्जांपल्स की मदद से कि लेज़र का नाम कैसे पता करते हैं, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर लेज़र का नाम हमें क्या लिखना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज दी हैं। जैसे एक एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, एक है परचेज फर्नीचर ₹1,50,000, सॉरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20 लाख और परचेज फर्नीचर ₹1,50,000, purchase 50 pieces of desktop with cash ₹10 lakh, open a bank account in HDFC Bank with cash ₹90,000, sells 1 piece of desktop for cash ₹30,000। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। आइए देखते हैं इन ट्रांजेक्शन, पहले वाले ट्रांजेक्शन को देखते हैं और इसमें पता करते हैं कि कौन यहाँ पर कौन से लेज़र छुपे हुए हैं, यहाँ पर कौन कौन से लेज़र बनेंगे।
तो ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। जब भी ऐसी बात हो, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस समय उस पैसे के लिए एक अकाउंट बनता है कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर पार्टनर्स हैं तो वहाँ पर आप अलग अलग कैपिटल के प्रत्येक पार्टनर के लिए बना सकते हैं, और या फिर शेयर्स हैं लोगों के, मतलब पार्टनर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। शेयर्स हैं तो शेयर्स के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, जो भी आप उस समय की सिचुएशन के हिसाब से उससे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पर हमें एक कैपिटल का अकाउंट बनाना है। और दूसरे अकाउंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है कैश ₹20 लाख। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कैश ₹20 लाख। तो जब भी आप ध्यान रखें, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर कैश इन्वॉल्व हो रहा है और कैश नगद है, मतलब आपने कैश नगद दिया है या नगद लिया है, तो उस केस में आपको एक अकाउंट, एक लेज़र कैश का यूज़ करना होगा। तो कैश का एक लेज़र बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने पता कर लिया 2 अकाउंट बनेंगे। एक कैपिटल अकाउंट बन रहा है, यानी कि कैपिटल का लेज़र बनेगा, और दूसरा कैश का लेज़र बन रहा है। चलिए नेक्स्ट एंट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। परचेज फर्नीचर ₹1,50,000। यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया गया है। आपको पता है फर्नीचर फिक्स असेट्स में आता है, ये हमने पार्ट 1 में देखा था। फर्नीचर क्या होता है, फिक्स असेट्स मतलब असेट्स के बारे में जाना था। ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। आपको पार्ट 1 के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर आप देख रहे होंगे, एक आ रहा होगा लिंक, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो जो फर्नीचर है सॉरी जो फर्नीचर है, एक अकाउंट इसका बनाएंगे। जब भी फिक्स असेट हम परचेज करते हैं तो एक अकाउंट जो फिक्स असेट खरीदा है उसी के नाम से बनाते हैं, मतलब एक अकाउंट हमारा बन जाएगा फर्नीचर के नाम से। दूसरा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक अकाउंट आपका कैश के नाम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेज़र हो गए, एक फर्नीचर का और एक कैश का। चलिए नेक्स्ट एंट्री पर देख लेते हैं। परचेज 50 पीसेस ऑफ डेस्कटॉप विथ कैश ₹10 लाख। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि डेस्कटॉप जो आप परचेज कर रहे हैं, वो जो डेस्कटॉप आपने परचेज किए हुए हैं वो किस पर्पज़ से आपने परचेज़ किए हुए हैं। या आप बिज़नेस कर रहे हैं डेस्कटॉप का, मतलब डेस्कटॉप आपका कोई कंप्यूटर शॉप है जहाँ पर आप कंप्यूटर को सेल करते हैं। तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो भी डेस्कटॉप आपने परचेज़ किए हैं, वो आपके करंट असेट्स के रूप में होंगे और इन्वेंट्री के रूप में इनको रखा जाएगा। मतलब ये हमारा वो प्रोडक्ट है जिसे हम सेल करते हैं, मतलब जिसका हमारा बिजनेस है, और यहाँ पर हमने इसी पर्पज़ से इनको दिया हुआ है। तो मतलब ये जो हमने परचेज़ किए हुए हैं डेस्कटॉप, ये हमने इस पर्पज़ से परचेज़ किए हुए हैं कि हमें इन्हें रीसेल करना है। तो और यहाँ पर एक अकाउंट तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक अकाउंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि डेस्कटॉप्स के नाम से अकाउंट बनाएंगे, यानी कि लेज़र बनेगा, या किसी और नाम से बनेगा। लेकिन दूसरा अकाउंट आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने कैश मतलब नगद खरीदे हुए हैं कैश में 10 लाख रुपए से, तो एक अकाउंट तो आपका कैश का बन जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब बात करते हैं दूसरे अकाउंट की। तो दूसरा अकाउंट, जब भी आप कोई भी इन्वेंट्री से रिलेटेड थिंग्स को परचेज़ करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों को परचेज़ करते हैं जो आपको रीसेल करनी है, मतलब जिनका आपका बिजनेस है, मेन बिजनेस आपका जिनका है, वो ऐसी चीज़ों को परचेज़ किया है अगर आपने, तो वो सारी चीज़ें आपके परचेज़ का लेज़र बनाती हैं। मतलब जब भी आप उनको परचेज़ करते हैं तो आप परचेज़ का लेज़र यूज़ करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहीं अगर यही डेस्कटॉप आपने परचेज़ किए होते किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है, ना कि कंप्यूटर बेचे जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर कहीं पर कोई कॉल सेंटर है जहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो उनके फिक्स असेट के रूप में होते हैं। तो उस समय फिर कंप्यूटर सिस्टम या डेस्कटॉप के नाम से अकाउंट बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने परचेज़ किए हुए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं हमारा बिजनेस है कंप्यूटर सिस्टम को सेल और परचेज़ करने का। तो यहाँ पर जो हमारे डेस्कटॉप है वो हमारा बिजनेस का पार्ट है, मतलब हम इनसे बिजनेस कर रहे हैं, इनको ही सेल करने परचेज़ करने का हमारा काम है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, एक लेज़र बनाएंगे परचेज के नाम से, जिसके अंडर में इनकी एंट्रीज होंगी। अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक विद कैश ₹90,000। यानी कि हमने एक बैंक अकाउंट खोला है HDFC में कैश के साथ 90,000 रुपये कैश देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी
एक चीज़ है, जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, जिस बैंक में भी खोलते हैं या जिस बैंक किसी भी बैंक में पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं, तो जिस बैंक में आप अकाउंट खोल रहे हैं या जिस बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसी बैंक के नाम से एक अकाउंट बन जाता है। मतलब एक अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा HDFC के नाम से, और दूसरा अकाउंट आप देख ही रहे हैं क्योंकि कैश इन्वॉल्व हो रहा है। बैंक से संबंधित अकाउंट में ज़्यादातर कैश इन्वॉल्व हो जाता है, तो कैश अगर आप जमा कर रहे हैं तब भी कैश का एक अकाउंट बनेगा, आप कैश निकाल रहे हैं तब भी एक कैश का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक कैश का हो गया इस एंट्री के अकॉर्डिंग, और एक बैंक का हो गया। बैंक और बैंक में भी कई बार ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैश का नहीं बल्कि बैंक, दोनों ही बैंक के बनते हैं। आगे उन एंट्रीज को हम देखेंगे। चलिए अगले ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन है सेल्स 1 पीस ऑफ डेस्कटॉप फॉर कैश ₹30,000। हम 30,000 रुपीज़ के लिए एक डेस्कटॉप का पीस बेच रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा, क्योंकि अभी पिछली बार आपने देखा जब हमने परचेज़ किया था तो वहाँ पर डेस्कटॉप परचेज़ कर रहे थे तो परचेज़ का अकाउंट बनाया था, क्योंकि ये सामान हम सेल और परचेज़ करने के पर्पज़ से ही हमने ख़रीदा था, मतलब सेल करने के पर्पज़ से ख़रीदा था, यानी कि हमारा बिजनेस इसी का है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, एक अकाउंट आपका बनेगा डेस्कटॉप के नाम, सॉरी सेल्स के नाम से, क्योंकि सेल्स ये सामान आपने ख़रीदा ही इसी पर्पज़ से था, इसलिए इसे सेल्स के लेज़र के अंडर में हम रखेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर दूसरा अकाउंट, आप इतने सारे ट्रांजेक्शन में पहचान ही चुके होंगे कि दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, कैश का बनेगा। ऑब्वियस सा है क्योंकि कैश यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स कैश से संबंधित होते हैं वहाँ पर कैश का एक अकाउंट बन जाता है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थे जिनके बारे में हमने जाना, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक समस्या है जो कि आपने अभी पिछले टाइम में देखा था जब हमने लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पे देखा था। तो ये तो हमारा लेज़र्स के नाम तो हमें समझ आ गए कि लेज़र्स के नाम में हमें क्या लिखना है, लेकिन अंडर ग्रुप कौन सा किस लेज़र के लिए सिलेक्ट करना है। तो चलिए आइए अंडर ग्रुप की लिस्ट पर हम देखते हैं, कुछ जानते हैं कि अंडर ग्रुप कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से अंडर ग्रुप होते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ग्रुप के नाम हैं, हमारा लेफ़्ट साइड में ग्रुप के नाम हमने लिख रखे हैं, और दूसरा हमारा दूसरे साइड में हमने लिखा हुआ है लेज़र्स के नाम। तो ग्रुप और लेज़र इन दो चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो पहला हमारा कॉलम है, उसमें ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे आपका परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ अकाउंट का जो ग्रुप होता है परचेज़ अकाउंट के नाम से, तो उसमें किसी भी प्रकार का परचेज़ हो आपका, चाहे वो 12%, जस्ट लाइक अभी क्या है GST लग रहा है, तो GST की रेट वेरी करते हैं, अलग अलग परसेंट पर रेट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कई बार परचेज़ के बना लेते हैं लेज़र्स, और कई बार हमें ऐसे भी लेज़र्स बना लेते हैं परचेज़ के, जैसे हम लोकल और इंटर स्टेट सेल जो GST हमारा लगता है, लोकल में CGST और SGST देना होता है, जबकि इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट में अगर आप सेल और परचेज़ कर रहे हैं तो IGST देना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम परचेज़ के अलग अलग लेज़र बना लेते हैं, जैसे परचेज़ लोकल यहाँ पर दिया हुआ 12% और परचेज़ इंटरेस्ट 12%, मतलब कुछ लोग ब्याज लेते हैं चीज़ों को ख़रीदने पर, आपने कोई चीज़ ख़रीदी उस पर आप वो सामने वाला आपसे ब्याज ले रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के आप लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, कई बार क्या होता है हमें सिंपल से लेज़र बना लेना होता है एक परचेज़ का, और उसी से हमारा काम चलता रहता है। तो आइए आप अपने आवश्यकता के हिसाब से देख लेंगे कि आप किसका बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए, इनका आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको सारे जो परचेज से संबंधित जो भी लेज़र्स हैं वो आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से लेज़र्स बनते हैं परचेज से संबंधित। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल, परचेज कंजप्शन, आज का जो GST में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर निल रेटेड होते हैं, मतलब जिन पर GST होता ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए कंजप्टेड बोलते हैं, यानी कि कंजप्शन में आती हैं। तो आप उसके लिए परचेज़ का एक लेज़र बना सकते हैं परचेज़ कंजप्शन के नाम से। तो इस तरीके से कई सारे लेज़र हो जाते हैं। और एक और परचेज़ अकाउंट में जाता है लेज़र, वो होता है आपका परचेज़ रिटर्न का, मतलब जब भी कोई सामान आप उधार खरीदते हैं और उसे आपको ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि आपको लग रहा है वो डैमेज है या कुछ भी ऐसा है, तो अगर आप उसे रिटर्न कर रहे हैं तो उसका जब बनता है एक अकाउंट परचेज़ रिटर्न का, तो वो अकाउंट भी आपका परचेज़ अकाउंट के अंडर ग्रुप में जाता है। तो यहाँ पर सारे लेज़र्स का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कौन कौन से लेज़र्स परचेज़ अकाउंट के अंडर ग्रुप में जाते हैं। इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ग्रुप के बारे में जानते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सेल्स। तो सेल्स में आप किसी भी प्रकार का कोई भी सेल हो उसे रख सकते हैं। जैसे आपका सेल लोकल 12%, 12% पर कोई सेल है। सेम एज परचेज के तरीके से ये टैक्स वगैरह के अकॉर्डिंग हो जाता है। और सेल्स के मतलब क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस तरीके के सेल्स हो सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। उनसे संबंधित लेज़र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे सेलर, एक्सपोर्ट, टैक्सेबल, सेल्स, लोकल, एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सेल्स आपको मिलेंगे। जैसे सेल्स ऑन ब्रांच, अपनी किसी दूसरी ब्रांच को कोई चीज़ सेल की है, तो ये सारी चीज़ें भी आप जो सेल करते हैं, सेल का रहता है तो वो सेल्स के अकाउंट में जाता है। जैसे अभी आपने अभी पिछले अभी हमने बताया था आपको कि सेल्स का लेज़र बनेगा उस पर्टिकुलर जहाँ पर हमने वन डेस्कटॉप सेल्स वाली ट्रांजैक्शन को देखा था, तो वहाँ सेल्स का जो लेज़र बनेगा वो सेल्स अकाउंट के अंडर ग्रुप में चला जाएगा। या कभी कोई व्यक्ति आपको कोई सामान आप बेच रहे हैं, उधार बेचा है आपने और वो आपको रिटर्न करने आता है, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट आप बनाएंगे और वहाँ पर उसे रिटर्निंग दिखा देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट अंडर ग्रुप के बारे में जानते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जैसा कि इसके अंडर ग्रुप के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी टैक्स से संबंधित यानी कि किसी भी तरीके का टैक्स का लेज़र बन रहा है तो वो आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा। जैसे इनपुट जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, कुछ भी इनपुट या आउटपुट, कोई भी टैक्स जो इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, या एक्साइज ड्यूटी पेबल है, या सर्विस टैक्स पेबल है, टीडीएस पेबल है, इनपुट वैट है, आउटपुट वैट है, सेंट्रल वैट है, और सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वैट पेबल है। मतलब कोई भी टैक्स, किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स है वो आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर ग्रुप में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये दो ग्रुप बने होते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से बना होता है, एक एक्सपेंसेस डायरेक्ट के नाम से बना होता है। तो इनमें से कोई भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप आइए जानते हैं कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर दिया गया है, ऑल एक्सपेंसेस विच अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट, वो सारे एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होते हैं। आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, आपको जानना भी नहीं है, आप मत जानिएगा। अब हम सीधा डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। लेबर, आपको बता दूं किसी भी तरीके की लेबर जो प्रोडक्ट के साथ में जोड़ी जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाती है, वो लेबर हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाती है। यानी कि कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ज़्यादातर रिकवर कर लेते हैं, हम सामने वाले से वसूल लेते हैं। लेबर चार्ज, जस्ट लाइक पावर, यानी कि आप कोई भी फैक्ट्री आपने लगा रखा है, वहाँ पर प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए जो पावर कंजप्शन हो रहा है उसका जो भी चार्ज आ रहा है, वो सब जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी कॉस्ट के साथ जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पावर में हम मैन पावर्स वगैरह को भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हमें लेबर देना पड़ता है, चार्जेस देना पड़ते हैं। और लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमारे पास सामान आ रहा है उसकी लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस में जब हम सामान को रख रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंस हो रहा है। कस्टम क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम के लिए जो चार्ज देना पड़ रहा है। कैरियज देना पड़ रहा है, फ्राइट एंड कार्टेज देना पड़ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, वेजेस लग रहे हैं, कोल एंड फ्यूल, जो भी आपका कोयला लग रहा है या फ्यूल लग रहा है, जो कुछ भी लग रहा है, यानी कि जो भी ईंधन लग रहा है, कोल, गैस, वाटर, और फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से संबंधित कोल, गैस, वाटर वगैरह जो भी कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम मटेरियल, किसी भी तरीके का मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाता है उसे छोड़ के, कंज्यूम मटेरियल। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट के लिए जो ड्यूटी लग रही है, जो भी शुल्क लग रहा है, एक्सपोर्ट आयात शुल्क जो भी लग रहा है, निर्यात शुल्क लग रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी दैट मीन्स निर्यात शुल्क लग रहा है। वेजेस ऑन प्रोडक्शन, जो भी सामान बनाने पर जो भी भाड़ा आ रहा है। डिलीवरी चार्जेस अगर लग रहे हैं, तो ये कई तरीके के आजकल कंपनियों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, चेंज हुआ है बिजनेस का। जैसे लाइक ऑनलाइन सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनकी डिलीवरी कराना पड़ता है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और भी हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट ग्रुप के बारे में। तो ये ग्रुप
इस अंडर ग्रुप में हमारे बहुत सारे लेज़र अकाउंट आते हैं, जैसे राउंडेड ऑफ, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, बैड डेबिट्स, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, फॉरेन एक्सचेंज, ऑडिट फीस, प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस। ओवरऑल कह सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ पर होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं, ऐड नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपके यहाँ सेल कर रहे हैं आप, उसकी कॉस्ट के साथ साथ में जो एक्सपेंसेस को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं 10,000 का, और आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में 10,000 में अगर आप जैसे जो भी आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिक का खर्चा हो रहा है या कुछ भी ऑफिस से संबंधित जो भी खर्चे हो रहे हैं, तो उन एक्सपेंसेस को या एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं आप अपने जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका, तो वो सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली कॉस्ट के प्रोडक्ट पर नहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट पर नहीं जोड़ सकते। मतलब 10 की जगह आप उसे 11 का नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर आप 11 का बेच रहे हैं तो आपका प्रतिद्वंदी आपसे कम में दे रहा है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो 10,000 रुपये का जो आप सेल कर रहे हैं, जो उसमें रेवेन्यू आपको 10,000 रुपये मिला है और उसकी जो कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस है, तो वो जो आपको मिलता है कॉस्ट और रेवेन्यू के डिफरेंस पर जो आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर जो आपके पास अर्निंग हुई है उस डिफरेंस में उससे मैनेज करना होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे राउंडेड ऑफ, मतलब आपको किसी का बिल हो रहा है 1,001 रुपये, आपने 1 रुपये ऑफ कर दिया, तो वो जो 1 रुपये है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट या आपके बिल में वो इंक्लूड है, लेकिन आपने वो 1 रुपये नहीं लिया, तो वो चीज़ आप जो ऑफ कर रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में रहेगा। या किसी भी तरीके का आप दान देते हैं, चैरिटी या ऐसे ही अन्य खर्चे, या फिर आपके थीप के द्वारा कोई लॉस हो रहा है, तो वो भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउड, आपने कोई डिस्काउंट दिया है, डोनेशन एंड चैरिटी, कोई भी आपने डोनेशन दे रखा है, फ्री सैंपल दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीगल चार्जेस, लॉस बाय फायर, पोस्टेड एंड कोरियर, पोस्टेज और कोरियर से संबंधित कोई चार्जेस हैं, रिपेयर चार्जेस हैं, टैक्सी फेयर है, टेलीफोन चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब ओवरऑल ऑफिशियल एक्सपेंसेस जिनको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे रखी है जिसे मैंने अभी बताया था टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप PDF में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारे ग्रुप्स हैं कुछ इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं जान लेते हैं। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने डिस्काउंट जो रिसीव किया है किसी से, यानी कि जब आप कोई सामान परचेज़ करते हैं वहाँ पर आपको जो भी डिस्काउंट रिसीव होता है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आता है। सेम एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में आता है। ऑलरेडी क्रेडिटेड इन टैली, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो पहले से टैली में अवेलेबल होते हैं और क्रेडिटेड रहते हैं, जैसे कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑलरेडी क्रेडिटेड रहते हैं और इनके आपको ना तो लेज़र बनाने होते हैं और ना ही उनका ग्रुप में सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यानी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, इनको आपको नहीं बनाना होता है, इनका लेज़र आपको क्रिएट नहीं करना होता है। अगला है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का हम करेंट अकाउंट रखते हैं या किसी भी प्रकार के FD अकाउंट या पर्सनल सेविंग अकाउंट वगैरह को एंड FD नॉट रिकॉर्डेड, मतलब इसमें आप बिजनेस से संबंधित कोई भी करेंट अकाउंट इंक्लूड कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, या बिजनेस से संबंधित कोई FD अकाउंट इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई पर्सनल, जस्ट लाइक ऑनर का कोई पर्सनल सेविंग अकाउंट है या पर्सनल FD है, उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आइए और भी ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। जैसे डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में कौन कौन से होते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, यानी कि आपने किसी भी चीज़ के लिए सिक्योरिटी जमा की, जैसे आपने रेंट पर कोई भी बिल्डिंग लिया है उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी डिपॉजिट आपसे पहले लग रहा है, वो रेंट डिपॉजिट, कभी कभी क्या होता है रेंट एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवा लेते हैं, तो कोई भी अगर आप डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट अकाउंट के अंडर में रखते हैं। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सारे कैपिटल अकाउंट्स आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था जब लेज़र के बारे में बताया था, कैपिटल के नाम से बनेगा। तो किसी भी तरीके का कैपिटल अकाउंट है, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट हो, पार्टनर करेंट अकाउंट हो,
या प्रोपराइटर अकाउंट हो या ड्राइंग हो। ड्राइंग्स का यहाँ पर मतलब होता है जब भी ऑनर कोई पर्सनल यूज़ के लिए सामान या पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे बिजनेस से ड्रॉ करता है, बिजनेस से निकालता है, तो वहाँ पर एक ड्राइंग का अकाउंट बनता है और वो ड्राइंग अकाउंट अंडर ग्रुप रहता है कैपिटल में। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि अगर ऑनर अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है तो वो कैपिटल के अंडर में जाएगा। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल भी आपका कैपिटल के अंडर में रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से संबंधित जो भी कैपिटल्स होंगे वो भी आपके कैपिटल के अंडर ग्रुप में रहेंगे। फिलहाल आपको ज़्यादातर जो है वो ड्राइंग और कैपिटल का ही अकाउंट बनाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और अंडर ग्रुप के बारे में। डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट के अंडर ग्रुप जो अंडर ग्रुप है डिपॉजिट अकाउंट के नाम से, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी हम इसमें रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट को भी इसमें रख सकते हैं, रेंट डिपॉजिट सेम एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट एसेट्स की। तो यहाँ पर करंट एसेट्स जो है हमारे प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में आ जाता है। कोई भी आपने पहले से पेड कर रखा है मेंटेनेंस के लिए, कोई भी चार्ज दे रखा है पहले से और बाद में मेंटेनेंस होगा तो आपका करंट एसेट में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस जिसके लिए आपने पहले से पेमेंट कर रखा है वो आपका करंट एसेट्स में होगा। जैसे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट भी आपका एक एक्सपेंस होता है जो आपने पहले से पे कर रखा होता है, ये भी आपका करंट एसेट्स में जाता है। आपको जो भी चीज़ें करंट एसेट्स में बताई थी वो सारी की सारी इस अंडर ग्रुप में आ जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, बिल रिसीवेबल, एक्योर्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, CGST, SGST, IGST क्रेडिटेड, जो क्रेडिट होते हैं उनको आप करंट एसेट्स के अकाउंट में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देयताएं, मतलब आपकी देनदारियाँ। तो बिल ड्रॉन, बिल पेबल जो आपका बिल पेमेंट करने के लिए है, CGST, SGST, IGST पेबल, ये सारे आपके करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट अंडर ग्रुप देख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई भी वो पार्टी आती है जिससे हम सामान खरीदते हैं, फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड, मतलब जिस पार्टी से हम सामान खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होती है। जैसे हमने किसी से कोई सामान परचेज़ किया, अभी पिछली एंट्री हमने देखी थी परचेज पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पर कि उस बंदे से अगर हम उधार सामान खरीद रहे होते हैं नगद की बजाय, क्योंकि पिछला जो ट्रांजैक्शन है जो हमने देखा था वो नगद का था, तो वहाँ पर हम उस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड करते हैं, उस व्यक्ति के नाम से लेज़र बनाते हैं। तो वह व्यक्ति जब उस व्यक्ति के नाम से लेज़र बन रहा हो तो वो व्यक्ति किस में जाएगा, किसके अंडर ग्रुप में रहेगा, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। आप ध्यान रखें, सन्ड्री क्रेडिटर में वो व्यक्ति आता है जिससे हम सामान उधार खरीद रहे होते हैं, ठीक है। पार्टी होम एनी विल ऑफ एक्सपेंसेस रिसीव्ड, यानी कि जो हमसे किसी भी एक्सपेंस या किसी भी चीज़ के लिए बिल को रिसीव करेगी। जैसे हमने किसी पार्टी की सेवाएं ली, दैट मीन्स उसे सर्विस करवाते हैं, उसे रिपेयर करवाते हैं और वो हमसे अभी बिल पेमेंट लेगी, तो वो पार्टी हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगी। जैसे हमने किसी व्यक्ति से काम करवा लिया और उसे बाद में पेमेंट करेंगे तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। अब बात कर लेते हैं लोन्स एंड एडवांस असेट्स की। तो लोन्स एंड एडवांस असेट्स में का जो अंडर ग्रुप होता है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका एनी पार्टी टू हुम वी गिव लोन, यानी कि कोई भी ऐसी पार्टी जिसे हमने लोन दिया हो, लाइक लोन गिव टू फ्रेंड्स, किसी भी दोस्त को लोन दिया है, रिलेटिव्स को लोन दिया है या फिर संबंधित कंपनियों को लोन दे रखा है। एनी पार्टी टू होम वी गिव एडवांस, कोई भी पार्टी जिसे हमने कुछ एडवांस पैसे दे रखे हैं किसी भी चीज़ के लिए, लाइक एडवांस टू सप्लायर, किसी भी सप्लायर को हमने एडवांस दे दिया है जिससे हमें सामान अभी खरीदना है। तो ये हमारे लोन्स एंड एडवांस जो ग्रुप है उसमें जाते हैं, उस अंडर ग्रुप में रहते हैं। अगले अंडर ग्रुप की बात कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेबिटर्स के बारे में बात करनी थी हमें। तो सन्ड्री डेबिटर्स वो लोग होते हैं जो हमसे सामान खरीदते हैं उधार, ठीक है, यानी वो पार्टी जो हमसे सामान उधार खरीदती है, तो ऐसी पार्टी को हम सन्ड्री डेबिटर में रखते हैं। अच्छा, सन्ड्री डेबिटर में और कौन आता है, जैसे किसी को अगर हमने सर्विस प्रोवाइड की है और उससे हमें अभी पैसे लेने हैं, तो जब हम अपने अकाउंट में एंट्री करेंगे उसकी, तो वो एज हमारा सन्ड्री डेबिटर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिक्स असेट्स की। तो फिक्स असेट्स कौन कौन से होते हैं, फिक्स असेट्स में सारी चीज़ें आती हैं जो आपको पता है, जो भी आपके इमूवेबल या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में होती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया,
मशीन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गए, कार, स्कूटर, लैपटॉप, ऑफिस लाइटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, फैक्ट्री लाइटिंग, एयर कंडीशनर, एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। आपको फिक्स असेट्स यानी कि असेट्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो इसके लिए आप जो टैली का पार्ट 1 है उसे आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको फिक्स असेट्स वगैरह के बारे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किसी का भी अगर लेज़र बन रहा है, इन नामों से लेज़र आ रहा है जो भी राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो उनको आपको फिक्स असेट में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक ओसीसी। बैंक ओसीसी का जो अंडर ग्रुप होता है उसमें हम कैश क्रेडिट लिमिट वाले अकाउंट्स को रखते हैं, टेकन फ्रॉम बैंक, जो कि बैंक के द्वारा हमने लिया होता है। बैंक ओडी वाले में बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है जिसकी भी लिमिट हमारे पास होती है, टेकन फ्रॉम बैंक, ये भी बैंक से लिए जाते हैं। ब्रांच और डिविजन्स के अकाउंट में हम अपनी ही जो ब्रांचेस होती हैं उनको रखते हैं, जैसे एनी ब्रांच हुज सेपरेटेड अकाउंटिंग डन, मतलब कोई भी हमारी ब्रांच जहाँ पर अलग से अकाउंटिंग की जाती है उस ब्रांच को हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, उस बिजनेस से संबंधित हमने कोई ब्रांच दूसरी जगह लगा रखी है और वहाँ पर अकाउंटिंग अलग की जाती है, तो ऐसी ब्रांच को हम ब्रांच एंड डिविजन्स में रख सकते हैं, इसके अंडर ग्रुप में रखते हैं। कैश इन हैंड में हमारा इम्प्रेस्ड अकाउंट आते हैं, जैसे कैश कीप विद एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ के साथ में कैश को कीप करते हैं, पेटी कैश जो हमारे पास फुटकर रुपए होते हैं उसे हम कैश इन हैंड में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में हमारे वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आ जाते हैं। स्टॉक इन हैंड की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक इन हैंड में आपका स्टॉक आ जाते हैं, यानी कि जो सामान आपके यहाँ स्टॉक में रखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, जो प्रीवियस ईयर का आपके पास स्टॉक रखा है। कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, ये सारे हमारे स्टॉक इन हैंड में आ जाते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो असेट्स से संबंधित होते हैं, तो इनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पहले से किए हुए एक्सपेंसेस हैं, नॉट येट रिटन ऑफ, जिनको अभी तक लिखा नहीं गया है, ऐसे एक्सपेंसेस को मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम डाल देते हैं। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस का ग्रुप बना होता है इसी के लिए, मतलब जिन एक्सपेंसेस के बारे में हमें बस थोड़ा बहुत ध्यान है कि इतना रुपए एक्सपेंस हुआ है, लेकिन ये नहीं पता किसके लिए एक्सपेंस किया है या उनको हमने नोट डाउन नहीं किया है। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट बनते हैं, एनी पेमेंट और रिसीप्ट फ्रॉम पार्टी हुज नेम नॉट नोन, मतलब ऐसे पेमेंट्स या ऐसे कोई भी पेमेंट आपको रिसीव्ड हो रहा है किसी भी पार्टी से जिसका नाम आपको नहीं पता है, वो आपका सस्पेंस के अंडर ग्रुप में जाएगा, सस्पेंसेस अंडर ग्रुप में जाएगा। सिक्योर्ड लोन, ऐसे लोन जो सिक्योरिटी बेसिस पर दिए जाते हैं किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी पर, जैसे लाइक लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे सिक्योर्ड लोन्स के ग्रुप में रखे जाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स टेकन फ्रॉम नो सिक्योरिटी गिवन, मतलब ऐसे लोगों से अगर हम लोन ले रहे हैं जहां पर हमने किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी है। लाइक शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स और लोन फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स, किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लिया गया लोन, ये सारे हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं, मतलब जिनके लिए हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है। अगला देख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का जो अंडर ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से हमारे लेजर्स आ जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व का लीजर आ जाता है, कैपिटल रिजर्व का लीजर आ जाता है, कैपिटल रिजर्व से संबंधित अकाउंट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व आ जाते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट आ जाता है। बेसिकली ज़्यादातर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं, तो आप जो आपको शुरुआत में अभी बताए थे मैंने कुछ ग्रुप्स, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको अलग से भी बता देंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे भी जब आप टैली में वर्क करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर पे जब हम वाउचर एंट्री करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ज़्यादातर आपके अंडर ग्रुप्स यूज़ में आते हैं। प्रोविजंस, सन्ड्री डेब्टर्स, जिसके बारे में भी हम पीछे भी आपसे चर्चा कर चुके हैं, कोई भी पार्टी जिसे हम सामान सेल करते हैं, ठीक है, उस पार्टी को हम सन्ड्री डेब्टर रखते हैं, और कोई भी बैड डेबिट्स भी हमारे सन्ड्री डेब्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग।
जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, एनी अदर रिजर्व, किसी भी तरीके की रिजर्व प्रॉपर्टी से अगर हमें अर्निंग हो रही है तो वो हमारा रिटर्न अर्निंग में आता है। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी इनकम डायरेक्ट इनकम की बात कर लें तो डायरेक्ट इनकम में लाइक आते हैं आपके फ्लाइट चार्जेस इनकम, डिलीवरी चार्जेस इनकम, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकम, प्रोफेशनल चार्जेस इनकम, कंसल्टेंसी चार्जेस इनकम, मेंटेनेंस सर्विस इनकम। इस तरीके से जो भी इनकम आपको होती है उसे डायरेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट, ये तो आज के हमारे अंडर ग्रुप थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लेज़र क्रिएट करते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर। तो क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर पर जो स्क्रीन अभी पिछले नेक्स्ट अभी आपको हमने दिखाई थी, उसमें आपने देखा होगा कुछ चीज़ें थी जो कि आपके अंडर ग्रुप बदलने के साथ बदल जाती हैं। जैसे आप मेलिंग नेम वगैरह देख रहे थे, या फिर इधर भी कुछ पार्ट था इन्वेंट्री पार्ट, अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आपको आगे अगले वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे लेज़र क्रिएट करते हैं, और अलग अलग अंडर ग्रुप के लेज़र्स क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें अलग अलग चीज़ों की आपको रिक्वायर होगी, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या आप फीड करते हैं। तो आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो की भी आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। थैंक यू।